नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यूपी कांस्टेबल का जो मॉक टेस्ट हो रहा है कल 15 और आज ये 16 मॉक पेपर 16 का मैं सॉल्यूशन देने चल रहा हूँ आप लोगों को। हिंदी विषय का सॉल्यूशन को कॉन्टिन्यूटली अच्छे तरीके से देखते रहिए आप लोग, और जहां अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, मैं इसको जवाब भी आपको दूंगा। ठीक है, चलिए हमारी टीम यहाँ पर सॉल्यूशन कराने के लिए उपस्थित हो चुकी है। मैं हिंदी की सेक्शन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? हमको रा व्यंजन निकालना है। रा व्यंजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये देखिए यहाँ त्रा मिलेगा। त्रा त्रा का निर्माण ही आधा ता और रा से होता है, तो यहाँ तो रा व्यंजन है। मूर्धा मूर्धा का वर्ण विच्छेद करोगे तो मुंह धन, ये आधा रा और ये धा आया, रा यहां भी छिपा हुआ। क्रम में आधा का प्लस आधा रा प्लस आ प्लस आधा मा प्लस आ, यहां भी रा आ गया। मातृभूमि में रा नहीं है, क्यों? यहां पर मां के साथ हम जो आधा ता रख रहे हैं उसमें री लगा हुआ, ये री है, री है। जब री है तो समझ जाइए क्या हो जाएगा आपका, यहां पर रा नहीं है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इतना डिटेल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में आपको आप देख के ही बता सकते हो री की मात्रा लगी है तो इसमें रा नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसमें कौन सा भेद नहीं भैया? निजवाचक। निजवाचक क्यों नहीं होता? निजवाचक ये सर्वनाम का भेद है। किसका भेद है? सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय बताना है। अव्यय वो पद होते हैं जिन पर लिंग, कारक और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा होता है, तीसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। मूल रूप से ये 4 होते हैं। एक अलग से एक्स्ट्रा होता है जिसको हम लोग निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात। तो निपात के रूप में यहां पर नहीं है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिंग, कारक, वचन का कोई परिवर्तन यहां नहीं होना है। हम चाहे वह बोल दे चाहे वे बोल दे, नहीं में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री का ऐसी मात्रा लगती है, री की मात्रा ऐसे होती है। किसमें लगा भैया? डी में। बाकी इसमें ना री है, ना इसमें री है, ना इसमें री है। वृष्टि, वृष्टि में आपकी कौन? वृष्टि माने वर्षा होता है, इसमें री की मात्रा लगी हुई है। नेक्स्ट, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? भैया 5वां विश्व हिंदी, पहला वाला अगर पूछा जाए तो नागपुर में। कहाँ? पहला कहाँ हुआ था? नागपुर, भारत में हुआ था। भारत में हुआ था, ये पहला हुआ था। और आपसे पूछा जा रहा है पांचवा, पांचवा और था पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनाद स्थान का नाम है। ठीक है, ओके। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष, मूर्धन्य अल्प प्राण घोष वर्षा का वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऐसे प्रश्नों को करने के लिए अल्प प्राण में कौन कौन वर्ण आते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। घोष में कौन आता भैया? घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा। कॉमन क्या आया? 3। अब तीसरा वर्ण यहाँ पे कौन सा दिख रहा है जो मूर्धन्य भी हो? वो क्या है? टाठा डा। डा इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे किया जाता है। पहले आप कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालने के बाद इसका उत्तर लगाइए। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ने किस कारक का चिन्ह? भैया ने आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, करण से संप्रदान के लिए, ऐसे पढ़ते हो। तो ये ने किसका चिन्ह भैया? कर्ता का। इसका चिन्ह क्या होता है? को। इसका क्या होता है? से। अलगाव से द्वारा होगा, द्वारा। इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। ठीक है, के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है? घर, आप, पहाड़, नदी। भैया आप सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। बाकी ये जो तीनों है, ये और ये तीनों है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विशेषण क्या है? लंबाई। लंबाई भैया भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है। लंबा होता तब विशेषण होता, ये भी भाववाचक है,
ये भी भाववाचक है। शांत एक विशेषण है, शांत व्यक्ति, शांत पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग किसी की विशेषता को बताने में किया जाए उनको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अगले पे आइएगा, फेयरवेल, सभी लोग जानते हैं फेयरवेल का मतलब विदाई। अक्सर कॉलेजेस में आप लोग फेयरवेल लेके आते हो, ठीक है। अगले पे है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन करो। भैया जीभ, जीभ तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, जिह्वा। क्या, जिह्वा। मुख, मुख यही उत्तर आपका होगा। मुख का मुख तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, का तद्भव क्या होता है, मुंह, मुंह, ठीक है, मुंह। कान का तत्सम क्या होगा, कर्ण। दांत का दंत, ठीक है, ओके। हिंदी साहित्य का 9वां रस इसमें कौन है, 3 तरह के रस जान लीजिए, 8 तक कॉमन है। 9वां रस होता है शांत रस। 9वां क्या होता है, शांत रस। रस में मैंने पढ़ाया भी है। 10वां होता है वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। और 11वां होता है आपका भक्ति रस, भक्ति रस, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया भैया, 14 सितंबर 1949 को यह घोषणा की गई कि हिंदी भारत देश की राजभाषा होगी। यही, और स्वीकारा कब गया, 26 जनवरी 1950 को। और यही कारण है कि 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष में हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं पूरे देश भर में, ठीक है। अज्ञान शब्द का तद्भव पूछा है, कई लोग अनजान लगाएंगे, गलत हो जाएगा। अजान सही होता है। अज्ञान शब्द का तद्भव क्या होता है, अजान होता है, ठीक है। मंत्रकारी किसका होता है भैया, मंत्रकारी माने होता है मदारी। क्या, मदारी। ये सब याद करना पड़ेगा आपको। विस्मरण, विस्मरण का मतलब होता है भूल जाना। क्या, भूल जाना। इसका विलोम पूछा है, भूल जाने का विलोम क्या हो जाएगा, स्मरण। डी द राइट आंसर। बहुत सरल मैंने क्वेश्चन दिया था। तत्पुरुष का संधि विच्छेद नियम क्या कहता है कि जब कभी भी दा के बाद पा आ जाए, पाफा आ जाए, तो ये दा आधा ता में बदल जाएगा, तो दा क्या बन जाएगा, तत्पुरुष। उत्तर क्या हो जाएगा भाई बताओ, व्यंजन संधि है, तत् धन पुरुष। संधि का नाम क्या बाबू, व्यंजन संधि, ठीक है। आगे बढ़े, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी, अरबी फारसी का कहने का मतलब उर्दू का कौन है, उर्दू का, उर्दू का कौन है, उर्दू का ना, ना उर्दू का होता है। इससे कई शब्द बनते हैं, ना समझ, नालायक, सब क्या है, उर्दू के, ठीक है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है। क्रोध रौद्र रस का होता है, किसका होता है भैया, रौद्र रस का। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य विस्मय, आश्चर्य विस्मय। वीर रस का क्या होता है, उत्साह या जोश। और भयानक रस का क्या होता है, भय या डर, भय या डर, ठीक है। 20 दंत, वत्स, महाप्राण, महाप्राण कौन कौन से हैं, दूसरा चौथा। घोष कौन कौन से भैया, तीसरा चौथा पांचवा। कॉमन क्या निकला, 4। देखो दंत में चौथा वर्ड क्या होता है, ता था दा धा, तो धा इज द राइट आंसर। ऐसे चलता है उत्तर, फास्ट लगाने का तरीका यही होता है, ठीक है। दंत भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, और घोष भी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय, भैया प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। मैंने मिलन धन सार लिखा, सार इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि ये अंतिम में जुड़ रहा है, ठीक है। 22 आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, कैसा वाक्य है, मे गॉड ब्लेस यू बोलते हो, ये सब इच्छा सूचक होते हैं। जिस वाक्य से किसी की इच्छा प्रकट की जाए, किसी को कोई प्रार्थना किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, उसको हम लोग इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। त्रिपुरा किस राज्य की राजभाषा क्या है भैया, बांग्ला है। क्या है, बांग्ला। ये त्रिपुरा की राजभाषा होती है बांग्ला। राजभाषा वो भाषा होती है जिसे किसी भी राज्य की राज्य सरकार अपने सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग करती है। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है भैया, 22 भाषा है, 22 भाषा शामिल है, लेकिन उन 22 भाषाओं में मिजो नाम की कोई भाषा नहीं मिलेगी आपको। गुजराती है, बोडो है, मलयालम है, कोंकणी है, संस्कृत है, ये सब है, ठीक है। अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, ये सिखाएगी, गी आ गया तो ये सामान्य भविष्य काल का वाक्य हो गया, ठीक है जी।
तपस्वी का स्त्रीलिंग पूछा है, इन्हीं प्रत्यय जोड़ोगे। कौन सा प्रत्यय जोड़ोगे? इन्हीं प्रत्यय जोड़ोगे। शब्द क्या बन जाएगा भैया? तपस्विनी। विकल्प देख लीजिए कौन सा है, कौन सा है। ए द राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए शब्दों का बहुवचन, तलवार का बहुवचन, इसमें ए प्रत्यय लगा दोगे, ए, और फिर साथ में बिंदु जोड़ोगे, बिंदु, क्या बन जाएगा? तलवारें। 27 का ए। हर्ष दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ये दोनों ही स्वर के प्रकार हैं। किसके हैं? स्वर के प्रकार हैं। तो हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं देख ले। हास्य स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। मेरी इच्छा, मेरा राष्ट्र, मेरी रक्षा और मेरी योग्यता। राष्ट्र पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है बाबू? प्राण में होता है। किस में होता है? प्राण। प्राण का हमेशा बहुवचन ही यूज होता है। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, शा, श, सा, हा। कौन है? सीधा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? सुख दुख, ये विलोम है एक दूसरे के, विलोम है। ये पर्याय है, पर्यायवाची है। ये भी पर्याय है। एक ही है जो विशेषण बना रहा है, वो है ए द राइट आंसर। ठीक है, पाक्षिक बनेगा। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग पता कैसे लगाते हो भैया? क्रिया से। वह जा रही है, वह जा रहा है, दोनों क्रियाओं को देख के जान जाएंगे कि एक का प्रयोग पुरुष के लिए किया गया, एक का पुरुष प्रयोग महिला के लिए किया गया है। ठीक है। मथुरा किस राज्य में है भैया? ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। क्या? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये साहित्य जगत की प्रचलित 2 अवधारणाएं दिया हुआ है, इसको हम पढ़ें। पहले इसको पढ़ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। साहित्य जनता की प्रचलित 2 अवधारणाएं, कला जीवन के लिए तथा कला के लिए वस्तुतः कला के मूल्यवादी और सौंदर्यवादी दृष्टिकोणों का प्रतिफलन है। कला के मूल्यवादी दृष्टिकोण तथा अथवा कला जीवन के लिए सिद्धांतानुसार काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना एवं शिक्षा माना जाता है। इस सिद्धांत के मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं। कला उनके लिए उनके वांछित सिद्धांतों के प्रचार का प्रमुख साधन होती है। दूसरी ओर कलावादी कला को मात्र सौंदर्य अनुभूति एवं आनंद अनुभूति की अभिव्यक्ति एवं साधन का साधन मानते हैं। उनके लिए कलाकार समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कलावादी मानते हैं कि कलाकार की उपलब्धि मात्र कलागत सौंदर्य के स्वतंत्र एवं निरपेक्ष महत्व की प्रतिष्ठा में है। इसके साथ ही कलावादी के दृष्टिकोण के अनुसार कला स्वतः एवं आत्मनिर्भर मानी जाती है, जिसका प्रयोजन किसी भी प्रकार के नैतिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक मानदंडों से मूल्यांकन किया नहीं जा सकता है। कालक्रम की दृष्टि से कला जीवन के लिए सिद्धांत और अधिक प्राचीन है। क्या है? पहला दिया है साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही है। भैया देखो यहां पर एक बात ध्यान रखो, ये देखो यहां इतर शब्द आ गया है। क्या आ गया है? इतर। समझिए इधर, यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आप पढ़े हो क्या पूछा है? कला का नैतिक मानदंडों से मूल्यांकन किया जा सकता है, कला का सौंदर्य परक प्रतिमानों से मूल्यांकन किया जा सकता है, कला का राजनीतिक मानदंडों से मूल्यांकन किया जा सकता है, कला का सामाजिक मानदंडों से मूल्यांकन किया जा सकता है। अब उत्तर क्या लगाओगे? इधर देखिए, यहाँ उत्तर के रूप में देखें, यहाँ कौन सा कथन गलत है पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये मूल्यांकन नैतिक मूल्यों से हो जाएगा, राजनीतिक मानदंडों से हो जाएगा, सामाजिक मानदंडों से हो जाएगा। तो मेन तो ये है, ठीक है। लेकिन सौंदर्य परक प्रतिमानों से मूल्यांकन इसका नहीं होता है। तो 35 का उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आए। कला का मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा काव्य का मूल प्रयोजन इनमें से क्या माना जाता है? मूल प्रयोजन क्या भैया? काव्य मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना है। यहां दिया हुआ देखिए, ये दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ मूल प्रयोजन
नैतिकता की स्थापना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। किस सिद्धांत को मानने वाले साहित्यकार को कला को सामाजिक परिवर्तन सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं? मूल्यवादी सिद्धांत को जो मानता है। ये 37 प्रश्न आपके थे जिसको हमने लगाया है। अगर उत्तर आपको आ रहा है तो आप इसको 15 से 20 मिनट में कर ले जाएंगे, नहीं आ रहा है तो 15 से 20 दिन दिया जाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सोल्यूशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।